मीन ही इज़ फीलिंग सो बैड फॉर मी एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मी. इतना डिप्रेसिंग था. Hey friends, welcome back to my channel Manshi Vlogs and yes, the video is finally here. So इस वीडियो का बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट मुझे स्टार्टिंग से ही मेरे चैनल पे आते थे. बट जैसे मैंने बताया कि ये वीडियो मैं थोड़ा डिले कर रही थी बिकॉज मुझे पता था इफ़ आई मेक दिस वीडियो ये वीडियो बहुत लंबा होगा. सो येस, दिस इज़ क्या बोलूँ मैं आपको, हेड्स अप कि शायद ये वीडियो लंबा हो सकता है. और दूसरा कि ये वीडियो का स्क्रिप्ट कुछ भी एज सच प्रिपेयर्ड नहीं है. सो हो सकता है कि मैं ऑफ टॉपिक जाऊँ, यू नो, बिकॉज नथिंग इज़ प्लान्ड. सो प्लीज़ बेयर विथ मी. सो येस, माई प्रेगनेंसी स्टोरी. सो कहाँ से स्टार्ट करूँ? ओके, लेट मी स्टार्ट कि हमने कब प्लान किया, यू नो दैट कब सोचा कि विल हैव अ बेबी. सो बेसिकली आफ्टर आवर मैरिज मेंटली किसी भी यू नो कपल के लिए मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी होता है. फाइनेंशियल तो ऑफ कोर्स, बट मेंटली भी. वी प्लान फॉर अ बेबी आफ्टर 5 years ऑफ आवर मैरिज. सो आई वॉज द वन जिसने थोड़ा डिले किया. मैं थी जिसने यू नो वॉज नॉट दैट मच रेडी बच्चे के लिए. बट देन फाइनली आफ्टर 5 years ऑफ आवर मैरिज मैं लगा चलो हमने अच्छा खासा घूम वूम लिया है, अच्छा खासा यू नो हो गया है लाइफ में. मैं और सुभाष एज अ पार्टनर काफ़ी कुछ हमने किया है साथ में. सो फाइनली इट्स टाइम फॉर अस टू हैव अ स्मॉल लिटिल चाइल्ड. सो इन 2012 वी थॉट विल हैव अ बेबी. सो इट टुक अस अ टाइम टू हैव दोज जो पिंक लाइन्स होते हैं ना प्रेगनेंसी टेस्ट किट में. सो वी ट्राइड फॉर फ्यू मंथ्स. सो इट केम नेगेटिव एंड इट वॉज ड्यूरिंग दुर्गा पूजा 2012, 26 अक्टूबर. मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली डेट और वो याद है और टाइम भी याद है, बताती हूँ आपको. जब आई गॉट टू नो दैट येस आई एम प्रेग्नेंट, आई हैव कंसीव्ड. सो दुर्गा पूजा चल रहा था तो आई वॉज सो हैप्पी कि फाइनली दुर्गा माँ का ब्लेसिंग है और मुझे आई वॉन्टेड अ बेबी गर्ल. एंड उस टाइम पे जब दुर्गा पूजा चल रहा था आई वॉज सो श्योर कि शायद दुर्गा माँ के रूप में मेरी छोटी सी बच्ची ही आएगी. सो एंड नॉनदलेस जैसे पेरेंट होते हैं गर्ल और बॉय, वी वर रेडी फॉर बोथ. बट यस, मन में जो होता है ना एक काफ़ी पेरेंट का कि बॉय चाहिए गर्ल चाहिए. सो आई ऑलवेज वांटेड कि मेरी एक छोटी सी बच्ची हो. सो यू नो आई डिड नॉट मिस माई पीरियड. क्या हुआ था कि पीरियड से पहले कुछ सिम्टम्स होते हैं जनरल जो आपको पता है कि यू नो ये सिम्टम्स आए हैं, सो यू गोइंग टू हैव योर पीरियड. सो वो सिम्टम्स मेरे नहीं आए थे. सो जब वो सिम्टम्स नहीं आए तो आई कुड नॉट वेट. किट तो मैंने घर पे ला के रखा ही हुआ था. और सुबह कहते हैं ना जो फर्स्ट यूरिन आप पास करते हो दैट इज़ द बेस्ट टू डू द प्रेगनेंसी टेस्ट. सो 5 बजे ही मेरी नींद खुल गई एंड आई डिड नॉट मिस पीरियड. फिर से बता रही हूँ, 5 बजे ही मेरी नींद खुल गई और मैंने वो टेस्ट किया. उसकी फ़ोटो भी मेरे पास थी बट वो फ़ोन क्रैश हो गया, उस फोटो को सेव करना मैं भूल गई. सो दैट लाइन केम, वो पिंक लाइन जो होता है ना वो आया और मैं सुभाष को उठाया एंड आई वाज सो डैम हैप्पी. आई मीन मैं बता नहीं सकती. आई मीन कि मैं शायद उस टाइम पे ज़्यादा खुश हुई थी. आई मीन कंपेयर टू, बाद में आई विल कम टू दोज पॉइंट ऑल्सो, कंपेयर टू कि जब अनन्या बॉर्न हुई थी. आई गेस यस, मैं बताती हूँ, उस पार्ट पे आती हूँ. सो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, सो एक्साइटेड, सो हैप्पी. हम लोग इमीडिएटली फिर हम लोग गए डॉक्टर के पास. फिर ये न्यूज़ हमने अपने पेरेंट्स और सबको यू नो सबके साथ शेयर किया बिकॉज काफ़ी लोग कहते हैं ना कि सबको नहीं बताना चाहिए. सो आई वॉज नॉट अमंग देम. मुझे था कि जो होना है वो होगा, बट देन आई हैव टू टेल दिस टू एवरीबडी. तो मैंने सबके साथ वो शेयर किया दैट यू नो ओके वी आर गोइंग टू हैव अ बेबी. सो स्टार्टिंग के फेज़ में, स्टार्टिंग जो ट्राइमेस्टर है उसमें ये इशू था, मुझे उल्टी और ये सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी. देन सब कुछ, बट अनन्या के साइड से आई मीन मेरी डॉटर, हर नेम इज़ अनन्या, तो अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तो कुछ भी इशू नहीं था. बट फिर आया एक फेज़ जब मैं यू नो अल्ट्रासाउंड के लिए आई हैड गॉन. तो डॉक्टर ने बोला, जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, कि एक बार उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया तो उन्होंने फिर बोला एक बार और कि आप यू नो जाके एक बार खाना वाना खा के आओ, उसके 30 मिनट्स बाद वापस आओ. तो कोई भी यू नो वुमेन दे कैन रिलेट टू मी हु हैज़ गॉन थ्रू दिस प्रेगनेंसी वाला फेज़, कि जब भी यू नो डॉक्टर ये बोलते हैं कि हमको दोबारा टेस्ट करना है, तब आपको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है और आप भगवान से बिल्कुल हाथ जोड़ के पूरे दिल से प्रे करना स्टार्ट करते हो. क्यों? यू जस्ट वांट टू उसी टाइम पे पता करना होता है क्यों ऐसा बोला आपने, ऐसा क्या है, क्या हुआ, क्यों और दोबारा अल्ट्रासाउंड करना है. तो बहुत मुश्किल से अपने आप को रोक के जाके, खाना तो क्या खाना था, दिमाग में वही घूम रहा था, बट स्टिल वो टेस्ट करवाना था.
सो हमने मैं खाना वाना खाया। घर हमारा जो हॉस्पिटल हमने लिया था वो पास में ही था। अनन्या पुणे में बॉर्न हुई थी, तो पुणे में ही हॉस्पिटल था, तो हमारे घर के बगल में ही एक हॉस्पिटल था, हमने वो चूज़ किया था। तो जाके लंच वंच करके थोड़ी देर बाद आके हमने वापस से अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाया। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि जो इशू है मेरा वो है कि आई हैव अ 2 वेसल कॉर्ड। सो 2 वेसल कॉर्ड क्या होता है, जनरली 3 वेसल्स होते हैं, 2 आर्टरीज होते हैं जो प्लासेंटा होती है उसमें, 2 आर्टरीज होती हैं, 1 वेन्स होते हैं। तो मेरा वो अम्बिलिकल कॉर्ड, तो मेरा जो अम्बिलिकल कॉर्ड था वो दैट वाज अ 2 वेसल कॉर्ड। सो इतना ही बोला डॉक्टर ने, रेडियोलॉजिस्ट ने। फिर उन्होंने बोला कि आपको इसका एक टेस्ट करवाना पड़ेगा अल्ट्रासाउंड का, आई थिंक कलर डॉपलर टेस्ट या कुछ था। ये मेरा 4th या 5th मंथ के अराउंड था। तो जब उन्होंने वो बोला तो फिर हमने जो रेडियोलॉजिस्ट, बड़े रेडियोलॉजिस्ट होते हैं जो ये टेस्ट करते हैं, उनके पास ये मशीन्स होती हैं, तो उसका टाइम कुछ मेरे को अपॉइंटमेंट देना पड़ा था, 4-5 दिन बाद का उसका अपॉइंटमेंट था। तो ये जो बीच का टाइम होता है ना, आपको लगता है इमीडिएटली टेस्ट हो जाए, पता लग जाए सब कुछ, लेकिन ऐसा होता नहीं, आपको वेट करना पड़ता है और वो वेट बहुत मुश्किल होता है। सो ये वाला फेज़ भी मुझे बहुत याद रहता था, बिकॉज मैं और सुभाष बाहर घूमते थे तो मैं दूसरे बच्चों को देखती थी। तो और मैंने पढ़ा था कि अगर 2 कॉर्ड वेसल वाले बच्चे होते हैं तो पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ अबनॉर्मलिटीज़ हों, जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डाउन सिंड्रोम वगैरह शायद हो सकता है। तो हज़ार चीज़ें दिमाग में घूमती हैं, और जब दूसरे बच्चों को मैं देखती थी मुझे लगता था कि यार वाई नॉट, मेरा बेबी जो होने वाला है वो क्यों नहीं नॉर्मल है, जबकि पता ही नहीं था कि कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है, नॉर्मल है कि नहीं है। तो मुझे दिमाग में यही घूमता था कि यार क्या हुआ, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या हुआ, क्यों हुआ ये, पूरा गूगल सर्च मार दिया, सब कुछ कर लिया, बट ऑब्वियसली गूगल के पास आंसर नहीं होता है, वो डराने के अलावा और कुछ नहीं करता है। सो फाइनली हम लोग टेस्ट के लिए गए। तो टेस्ट ठीक था, डॉक्टर ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन, और वो कुछ और टेस्ट थे उन्होंने करवाए। सो थैंकफुली वो वाला फेज़ आराम से गया एंड वे सो हैप्पी। बट फिर भी दिमाग में मेरा था कि कुछ आया है, कुछ तो एक वो डाउट आया है, तो जब तक बच्चा नहीं हो जाता है तब तक वो डाउट क्लियर नहीं होता है। सो फाइनली ये था मेरा मिड टर्म जो प्रेगनेंसी था, उसमें ये प्रॉब्लम आई थी। फिर लास्ट वाला जो मेरा प्रेगनेंसी का टाइम था उसमें जो प्रॉब्लम था वो मुझे था हार्ट बर्न मतलब इंडाइजेशन, जलन, मतलब इतना ज़्यादा होता था मुझे, इतना ज़्यादा हार्ट बर्न होता था। 8 और 9 मंथ मुझे ऐसा लगता था कि मैं बस जैसे कुछ खाना खाया तब 5 मिनट ठीक है, उसके बाद यहाँ से ऐसा लगता है पूरा एसिड ऊपर आ रहा है आपके चेस्ट में, पूरा ऊपर, लेटने में, सोने में, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था मुझे जो हार्ट बर्न था। सो फाइनली सब कुछ जब धीरे धीरे डेट क्लोज आता गया। सो अनन्या फुल टर्म बेबी थी और थोड़ा ज़्यादा ही एक्सटेंड हो गया था हमारा टर्म, जो डेट आनी चाहिए थी डॉक्टर ने प्रिडिक्ट किया था उससे ज़्यादा चला गया था हमारा डेट। सो फिर डॉक्टर ने बोला, क्योंकि पेन नहीं आ रहा था और अनन्या बच्चा जो होता है ना वो जनरली आपका वूम के नीचे की तरफ आके स्टक होता है, जिससे आपका जो वजाइना है वो ओपन होना, डायलेट होना स्टार्ट होता है, जिससे पता लगता है कि आपकी डेट, आपकी प्रेगनेंसी, डिलीवरी आने वाली है या फिर नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस हैं। अनन्या का हेड डाउन नहीं आया था, शी वॉज इन द अपर पार्ट ऑफ द वूम। सो डॉक्टर ने बोल दिया था कि शायद नॉर्मल नहीं हो पाएगा, और बट दे विल ट्राई, जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं कि शी विल ट्राई। फिर उन्होंने दोबारा डेट उन्होंने दिया कि इस डेट पे नहीं आएगा तो विल सी। तो वापस से वो डेट ब्रीच हो गया, तो फिर हम दोबारा गए डॉक्टर के पास। तो शी गेव मी एन इंजेक्शन कि ये इंजेक्शन दिया है तो इससे 1-2 दिन में आपको पेन आना चाहिए, अदरवाइज यू विल हैव टू डिसाइड फॉर अ डेट एंड फिर हम सिजेरियन करेंगे। सो वो इंजेक्शन लिया, वैसे उसका कुछ पेन तो नहीं आया, बट देन इट वॉज ऑन 14 जुलाई 2013। तो मैंने डॉक्टर को चेक करवा के हम आए थे, आके फिर लंच किया, उसके बाद आई कुड फील समथिंग वार्म कमिंग आउट, विच वॉज बेसिकली वाटर ब्रेक हो गया था मेरा। तो मुझे तो पता नहीं था वाटर ब्रेक क्या होता है, तो बट वाटर ब्रेक अगर आप जानना चाहते हो तो इट्स लाइक जैसे आप यूरिन पास करते हो ना, वैसा ही जब आप थोड़ा सा भी अगर प्रेशर देते हो ना तो ऐसा लगता है कुछ लिक्विड निकल रहा है, वार्म सा लिक्विड निकल रहा है, एग्जैक्टली पीरियड जैसा ही थोड़ा सा फील आता है उसका। थोड़ा सा प्रेशर देने पे हल्का सा कफ करने पे आपको वो फीलिंग आती है। सो वो था मेरा, वाटर बर्स्ट हो गया था। तो फिर हम डॉक्टर के पास गए, मेरी मदर इन लॉ उस टाइम पे आ गई थी, सो शी वॉज देयर, और तो वाटर बर्स्ट हुआ। फिर हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा, सिजेरियन करना पड़ेगा। दो रीज़न था, एक तो था जो कॉर्ड था वो अनन्या के नेक के अराउंड था और सर्कल हो गया था, और दूसरा था क्योंकि वाटर बर्स्ट हो गया था तो हम वेट नहीं कर सकते थे लेबर पेन का, और लेबर पेन तो मुझे आया ही नहीं था। सो एटलीस्ट आई वॉज लकी इन दिस केस कि काफ़ी लोगों को पेन होता है, पेन झेलते हैं, उसके बाद एंड मोमेंट पे जाके सिजेरियन होता है, बट एटलीस्ट मेरा ऐसा था कि चलो
सिजेरियन ही हुआ, नो पेन. सो फाइनली अनन्या 3 PM 16 जो होता है ना मिनट्स, तो 3:16 पे अनन्या ऑन 14 जुलाई 2013 मेरे पास आई. एंड यस, आई डोंट नो, मतलब अनन्या हुई, डॉक्टर ने मुझे दिखाया, पूछा, तो मैंने सबसे पहले वही पूछा कि बेबी हेल्दी है क्या, बिकॉज मेरे मन में वही डाउट था, वो 2 वेसल कॉर्ड वाला. तो उन्होंने बोला हाँ, शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन और बेटी हुई है. सो आई वॉज हैप्पी. बट वो कहते हैं ना कि जैसे बच्चे को देखती ममता छलक पड़ती है. सो मैं ये एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, शायद बहुत वुमेन को, औरतों को ये होता होगा, बच्चे को देखते ही आपको वो ममता या माँ वाली फीलिंग आती होगी. मुझे नहीं आई थी. आई मीन मुझे एकदम से वो फीलिंग बच्चे को देखते ऐसा नहीं हुआ था कि ओ माय गॉड मेरी बच्ची है, दिस इज़ माय डॉटर, मैं माँ बन गई हूँ. मुझे वो फीलिंग नहीं आया था, बिकॉज सिजेरियन था तो बड़ा पेनफुल, इतना सब कुछ चल रहा था, यहाँ से सलाइन चल रहा था, पेन वाला आपका ये एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट था, और 3-4 डेज़ मैं हॉस्पिटल में थी. सो ड्यूरिंग दैट फेज़, और अनन्या ना बहुत ज़्यादा क्रैंकी काइंड ऑफ, मैं बोलूँ अगर राइट वर्ड, बहुत रोती थी और बिल्कुल सोती नहीं थी. आई मीन मुश्किल से 1 घंटा 1.5 घंटा सोती थी और बहुत ज़्यादा रोती थी. ब्रेस्ट फीड स्टार्टिंग से ही मैंने किया था. सो या इनिशियली मतलब ऐसा कुछ अटैचमेंट अनन्या के साथ, बेबी के साथ मेरा नहीं था. सो दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, बिकॉज इतना ओवरवेलमिंग होता है ये सब प्रोसेस कि आप में इमीडिएटली वो इमोशंस शायद नहीं आते हैं. मुझ में नहीं आए थे. इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक मैं किसी भी तरीके से कम हूँ एक माँ कहलाने के लिए, या फिर आई डोंट लव माई डॉटर. आपको पता है हाउ मच एनी मदर कैन अपने बच्चे को कितना प्यार करती है. बट येस, शायद इमीडिएटली आपको वो ना आए, ओवर द टाइम वो चीज़ आती है. येस, दैट इज़ नॉर्मल. सो मत कोसो अपने आप को अगर ऐसा होता है तो. ओके, सो अब स्टार्ट होता है जो सबसे पेनफुल पार्ट था वो. सो वो क्या था? सो बेसिकली आफ्टर प्रेगनेंसी के मतलब आफ्टर ये आपका डिलीवरी, मेरे को चिल्स आने स्टार्ट हुए थे. इट वॉज आई थिंक 1 या 1.5 वीक बाद मुझे चिल्स आते थे रात को, फीवर आता था. मैंने प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने सब कुछ पढ़ लिया था. आई मीन एवरीथिंग दैट आई कुड थिंक ऑफ ड्यूरिंग कि प्रेगनेंसी में क्या आपसे प्रिपरेशन करना चाहिए, प्रेगनेंसी के बाद क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कैसे ब्रेस्ट फीड करवाना है, कैसे लैच करवाना है. हमने इनफैक्ट 1-2 क्लासेस भी ली थी इस चीज़ से रिलेटेड. प्रीनेटल जो क्लासेस होती हैं वो भी अटेंड करी थी. बट वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, व्हाट वाज कमिंग फॉर अस. किसी ने बताया नहीं था, या फिर किसी के साथ ऐसा हुआ नहीं होगा, आई एम नॉट श्योर. सो 1.5 हफ्ते बाद डिलीवरी के, तो मुझे ना पेन होता था. एंड अनन्या यूज टू लैच ओनली ऑन माई राइट ब्रेस्ट. सो अनन्या नेवर यूज टू फीड फ्रॉम माई लेफ्ट ब्रेस्ट. आई डोंट नो, वो हमेशा राइट से ही शी यूज टू टेक द फीड. और मुझे पेनफुल, बहुत पेन होता था. तो माई मदर इन लॉ थी वहाँ पे. उस टाइम पे सबसे बड़ी गलती हुई कि मैंने मेड नहीं रखा था. मेड थी मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे, शी लेफ्ट. उसके बाद मुझे लगा कि मैं रख लूँगी, धीरे धीरे ओवर द टाइम रख लूँगी. वो गलती हुई. अगर आपकी मेड नहीं है, प्लीज़ पहले से सारा सर्च करके रखें, मेड रख लें. सो माई मदर इन लॉ वाज देयर, शी वाज देयर. तो उन्होंने बोला कि होता है ऐसा, गांठ वगैरह आती है, बिकॉज काफ़ी बार आप ब्रेस्ट मिल्क होता है ना, वो इकट्ठा होता है, तो आपको वो उससे होता है ऐसा. बट देन कंटिन्यूसली मुझे रात को बहुत चिल होता था और बहुत फीवर आता था और बहुत पेनफुल था माई राइट ब्रेस्ट. आपको पता है अगर बच्चा फीड करता है, निपल्स बिकम सो सोर, एंड वो लेफ्ट में जाती ही नहीं थी, राइट में ही उसको फीड करना होता था. और अन्य जैसे मैंने बोला सोती नहीं थी, तो इट वॉज बहुत ज़्यादा मतलब एग्जॉस्टिंग था वो, बहुत ज़्यादा, बहुत पेनफुल था वो. फिर फाइनली हमने सोचा डॉक्टर दिखाएंगे करके, बट हमको लगा नॉर्मल है. तो जब भी मेरे को लगता था तो सबने वही बोला कि अगर आपको लंप लग रहा है तो आप ब्रेस्ट को एक्सप्रेस करो. एक्सप्रेस मतलब एक्स्ट्रा मिल्क जो है उसको हाथ से प्रेस करके निकाल दो, तो उससे आपको लाइट फील होगा. तो क्योंकि छोटा बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा फीड नहीं कर पाता है. सो आई वॉज लकी इन दैट सेंस कि काफ़ी औरतों को ना इस टाइम पे ब्रेस्ट फीडिंग में, ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन में दिक्कत होती है. आई वॉज लकी दैट आई वॉज हैविंग ब्रेस्ट मिल्क. सो मैं एक्सप्रेस करती थी ब्रेस्ट मिल्क जब एक्स्ट्रा होता था. बट देन बहुत पेनफुल था, बहुत ज़्यादा पेन होता था. पता नहीं मैं क्यों नहीं गई डॉक्टर के पास. तो इसीलिए अगर आपको कुछ भी फील होना, लोग आपको बोले कि नॉर्मल है, ऐसा है, ये सब होता है, बट आपको ना जाना चाहिए. डॉक्टर इज़ द बेस्ट पर्सन टू कंसल्ट, जो आपको सही गाइडेंस देंगे, आपको बताएंगे. सो इधर उधर की मत सुनो, सीधा कुछ डाउट है तो डॉक्टर के पास ही जाओ आप. सो
ये चलता रहा, 1 हफ्ता और चलता रहा, और इन दी मीन वाइल माई मदर इन लॉ ऑल्सो, उनके भी फिंगर में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो उनका भी फिर सर्जरी करवाया। तो नाउ आई वॉज अलोन टेकिंग केयर ऑफ माई चाइल्ड, और माई मदर इन लॉ का भी मैंने कहा फिंगर थोड़ा प्रॉब्लम था। सो पूरा दिन ऐसे निकलता था ब्रेस्ट फीडिंग में, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग जो है ना बहुत क्या कहते हैं, मेलोडियस और म्यूज़िकल और हेवनली दिखाते हैं जैसे मूवीज़ में, वैसा इन जनरल होता नहीं है। किसी के साथ हुआ है तो इट्स वेरी लकी फॉर देम, आई वॉज़ वेरी अनलकी इन दैट। सो बहुत पेनफुल होता है बिकॉज, और 40-45 मिनट्स आपका बच्चा लैच करके रहता है, आपको ब्रेस्ट फीड करता है, उसके बाद फिर 1-2 घंटा जाता है, फिर से वही प्रोसेस और चालू, और बीच में बच्चे को सुलाना भी होता है, सुसु पॉटी। सुभाष वॉज ऑलवेज देयर, ही यूज टू हेल्प, बट बीइंग अ वुमेन वो जो चीज़ मैं कर सकती थी वो उसको फीड नहीं करवा सकता था, काफ़ी चीज़ें वो नहीं कर सकता था, तो मुझे ही करना था। सो फाइनली माई मदर इन लॉ का फिंगर थोड़ा सा ठीक हुआ, और उनको थोड़ा जाना था, उनको वापस जाना था, तो शी लेफ्ट। उसके बाद हमने सोचा कि फाइनली मेरे को चिल्स इतने आए, तो वो जो चिल्स आए थे ना, फीवर बीच में आता जाता रहता था, तो हमने थोड़ा इग्नोर ही मारा। और यहाँ पे ना मेरे राइट साइड के जो लंप, वो ऐसा लंप था कि मेरे यहाँ से स्टार्ट होता था, आर्मपिट के यहाँ से, एंड यूज्ड टू गो ऑल द वे, इतना बड़ा सा आई कुड फील दैट। और वो फिर धीरे धीरे काफ़ी हार्ड होने लगा, तो फिर मुझे डर लगा, और फिर सुभाष ने बोला कि अब तो बिल्कुल, मैं मना कर रही थी, सुभाष बोल ही रहते चलो चलो, तो हमें लगा नॉर्मल है, होता होगा। फिर हम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने चेक किया, तो उन्होंने बोला अल्ट्रासाउंड करो, ये इन्फेक्टेड नहीं लग रहा है। तो मैं बताती हूँ आपको क्या वर्ड था, क्या हुआ था। तो उन्होंने बोला ये इन्फेक्टेड नहीं लग रहा है। तो हमने अल्ट्रासाउंड करवाया, और अल्ट्रासाउंड में निकला कि इट वॉज अ मास्टाइटिस। तो मास्टाइटिस ये वर्ड अभी भी ये वर्ड सुनते मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बिकॉज मास्टाइटिस वॉज द वर्ड विच आई मिस्ड। मैंने कहीं पे भी ये नहीं पढ़ा था, प्रेगनेंसी का इतना सब कुछ रिसर्च किया था, मैंने नहीं पढ़ा था, और वो काफ़ी फैल चुका था। डॉक्टर ने इनिशियली मुझे बोला कि मैं एंटीबायोटिक देती हूँ आपको, और इन्फेक्टेड उस टाइम पे नहीं लग रहा था, लेकिन अल्ट्रासाउंड में उन्होंने बोला आई थिंक दिस इज़ इन्फेक्टेड, मैं आपको ये एंटीबायोटिक देती हूँ, आप खाओ। तो 4-5 दिन एंटीबायोटिक खाया, लेकिन मतलब एक कोर्स होता है एंटीबायोटिक का, वो खाया, लेकिन कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, और इतना पेनफुल था। और मतलब माई राइट ब्रेस्ट वॉज लाइक कि अब मतलब उसके निपल्स और उसका सोरनेस और उसका पेन वॉज लाइक टू मच। बट देन या थिंग्स वॉज गोइंग ऑन, ठीक है, होता है, पास हो जाएगा, मुझे लगा टाइम पास हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा नॉर्मल। फिर उन्होंने, जब वो फीवर नहीं गया, चिल नहीं गया एंटीबायोटिक के बाद भी, देन मैंने इनको दिखाया, तो शी सजेस्टेड नाउ विल हैव टू गो अहेड एंड रिमूव दैट मास्टाइटिस। तो वो मास्टाइटिस क्या होता है, ऐसा ना आपका ना वो ऐसा पाउच जिसको हम बोलते हैं ना, क्या गांठ होती है ना, जिसको गांठ जैसी बन जाती है, और उस गांठ के अंदर आपका पस इकट्ठा हो जाता है, और ये इमरजेंसी सिचुएशन होती है, बिकॉज अगर वो फट गया तो इट कुड लीड टू डेथ। सो बिल्कुल इमरजेंसी होता है, अगर ऐसा कुछ आपको है तो प्लीज़ इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएँ। तो उन्होंने बोला कि आपको इसको ऑपरेट करवाना पड़ेगा, मास्टाइटिस बहुत बड़ा है, आपको इसको निकालना पड़ेगा। तो हमको वही लगा चलो ठीक है, निकाल देंगे, तो ऐसा कुछ इशू शायद नहीं आएगा, ठीक है, एक सर्जरी है, जैसा सी सेक्शन मेरा हुआ था, आराम से घाव सिल गया था, आराम से सूख गया था, तो इतना इशू मुझे अपने सिजेरियन वाले सर्जरी में नहीं हुआ था। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग द सेम फ्रॉम दिस ऑल्सो। हमने इसके बारे में किसी को बताया नहीं था, फैमिली में किसी को, बिकॉज हम नहीं चाहते थे कि ठीक है कोई परेशान हो इतना ज़्यादा। अभी मदर इन लॉ गई थी, वापस आना उनका पॉसिबल नहीं था। माई फादर हैड डेंगू, तो मम्मी को बोल के उनको भी इस सिचुएशन में डालना ठीक नहीं लगा। माई ब्रदर वॉज देयर, बट देन वो पुणे में ही वॉज वर्किंग, बट हमने उसको नहीं बताया, बिकॉज सब ऐसा फीडिंग से रिलेटेड, ये सब चीज़ें रिलेटेड, आप चाहते हो घर में थोड़ी वैसा रहे कि आप ओपनली आप हैंडल कर सको सब चीज़ों को, अनकम्फर्टेबल ना हो, कोई साथ में रहता तो थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो जाता है। सो तो मैंने पूरा आई बॉट दोज ब्रेस्ट पम्प्स और बॉटल्स थे, पूरा मैंने 2 बॉटल भर के रखा। डॉक्टर ने बोला 4-5 घंटे का है, हो जाएगा आराम से, शाम को हम आपको छोड़ देंगे। तो उस हिसाब से मैंने पूरा बॉटल पंप करके, बॉटल पंपिंग इज़ नॉट दैट ईजी। सबको लगता है कि हाँ ब्रेस्ट मिल्क पंप कर दो बस हो गया, वो उतना ही मुश्किल होता है, बिकॉज आप पंप करते हो वो भी आराम से 20-25 मिनट्स लेता है, इतना सा सिर्फ बॉटल भरने के लिए, इतना सा। यस, और ओके, सो वो भरा हमने, सर्जरी हो गया। उसके बाद डॉक्टर ने बोला जो लंप उन्होंने सोचा था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, और काफ़ी बड़ा था वो लंप, और तो हमको लगा कि चलो ठीक है, हो गया, दिस इज़ डन, सर्जरी हो गया, अब धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। 1-2 दिन के लिए हमने बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया कि 3-4 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा।
फिर नहीं पर ये तो जस्ट बिगिनिंग था हमारे प्रॉब्लम्स का। सो इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, ये सर्जरी जो है ना मास्टाइटिस का, जो ब्रेस्ट में सर्जरी, उसमें टांका नहीं लगता है उसको सीलने के लिए। आई मीन ब्रेस्ट को जो सर्जरी का कट है टांका नहीं लगता है, उसको अपना टाइम लगता है हील होने के लिए। सो किसी को ज़्यादा किसी को कम ऐसा लगता है। तो जब मेरा हो गया सर्जरी, फिर डॉक्टर ने नेक्स्ट डे मुझे एक दिन रखा, फिर नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे रिलीव किया हॉस्पिटल से। आई वेंट टू होम। फिर उन्होंने बोला आपको रोज़ उसको ड्रेसिंग करवाने आना होगा। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था व्हाट आई वाज, मुझे क्या एक्सपेक्ट करना था इस सर्जरी से। आई थिंक डॉक्टर थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बताते तो आई थिंक बेटर होता, उन्होंने नहीं बताया। इसीलिए टू हैव अ गुड डॉक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो वो क्या था, साइड में होल था एक, ठीक है, और होल है और आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो तो वहाँ से इतना लिक्विड निकलता है, इतना लिक्विड निकलता है। जनरली आप जो पैड्स होते हैं पीरियड्स के टाइम पे, आप जो पैड्स यूज़ करते हो ना, 2-2 3-3 आई यूज़ टू कीप है, उससे भी नहीं होता था। फिर मैंने मोटा कपड़ा लेके आई यूज़ टू कीप एट दिस पार्ट, और वो सोकिंग वेट, 1 घंटे में 2 घंटे में सोकिंग वेट, फिर उसको चेंज करो। सो ब्रेस्ट फीडिंग, घर का काम, और इतना पेन होता था राइट में। और अरण्या लेफ्ट में लैच नहीं करती थी, हमने इतना ट्राई किया, वो उसको राइट से ही फीड करना था। और डॉक्टर ने बोला कि आप जितना फीड करोगे उतना इट्स गुड, हील जल्दी होगा आपका ब्रेस्ट। बट देन उसको वहीं से पीना था, तो पूरा दिन मतलब ऐसा जाता था मेरा। और हमको लगा कि कुछ दिन की बात है, कुछ दिन की बात है, बट नहीं, दिस वॉज नॉट फ्यू डेज। अगस्त का टाइम चल रहा था और हर रोज़ मुझे सुबह उठ के ब्रेस्ट मिल्क पंप करना होता था अनन्या के लिए, सब काम वाम सब कुछ करना होता था। उसके बाद फिर सुभाष वॉज ऑलवेज देयर, येस ही ऑलवेज हेल्प, जितना उससे हो सकता था ही वॉज ऑलवेज देयर एंड वेरी सपोर्टिव, पूरा ही वॉज देयर फॉर मी। सो ब्रेस्ट मिल्क पंप करके आई यूज टू गो हॉस्पिटल में ड्रेसिंग करवाने के लिए। ड्रेसिंग कैसा होता था उसका, एवरी डे, हाँ, हर रोज़, फाइनेंशियल तो है ही, और हर रोज़ जाना होता था। और कैसे उसको क्लीनिंग कैसे होती थी, उस चीज़ की ड्रेसिंग कैसे होती थी, जो होल था ना, जो सिरिंज होता है ना आपका इंजेक्शन का, इंजेक्शन तो निकाल देते, जो सिरिंज होता है उसमें दे पुट बीटाडीन, तो उसको अंदर घुसा के क्लीन करते थे, इंजेक्ट करते थे, जो बीटाडीन सोल्यूशन होता, तो इतना सिरिंज होता था वो पूरा का पूरा अंदर चला जाता था। मतलब इमेजिन द काइंड ऑफ स्कार या फिर होल दैट वाज देयर। तो पूरा का पूरा मतलब आई यूज टू बी सो लाइक कि मतलब कितना है, बिकॉज आप खुद देख नहीं सकते उस चीज़ को। सो इट वॉज लाइक आई एम सॉरी, सो कितना है। सो वो पूरा का पूरा सिरिंज अंदर चला जाता था, उस पर इंजेक्ट करते थे बीटाडिन। उसके बाद फिर कुछ तो रुई वगैरह कुछ लेके डॉक्टर अंदर डाल के देन दे यूज टू स्क्रैप इट क्लीन, और फिर उसमें पट्टी लगा देते। पट्टी तो क्या ही टिकना था, घर आके वापस मुझे वो कपड़ा लगाना पड़ता था वहाँ पे। सो दिस वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और हर रोज़। और गणपति का टाइम था तो मैं निकलती थी, तो बहुत सारे पंडाल थे उस टाइम पे, तो कोविड टाइम तो था नहीं। सो मैं निकलती थी उस टाइम पे, तो भगवान को मैं यही बोलती थी कि मतलब वाई यू नो, क्यों, मतलब इतना इतना तकलीफ क्यों, मतलब कोई और चीज़ दे देते, ऑपरेशन करके सिल जाता तो मैक्सिमम 1-2 वीक में ठीक हो जाता। बट इसका ये दिस वॉज लाइक नेवर एंडिंग। आप बच्चा फीड कर रहे हो, बच्चे को वही पेनफुल एरिया से निपल क्रैक्स और ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड बहुत इश्यूज होती हैं। सो ये इतना ईजी नहीं होता है। अगर आपके लिए ईजी है तो सीरियसली बी सो थैंकफुल दैट यू आर सो लकी। ओके, सो एवरी डे दिस हैपेंड, 1 मंथ चलता रहा। तो डॉक्टर ने बोला इट विल टेक टाइम टू हील, और डॉक्टर ने क्लियरली नहीं बोला था मुझे कि ये इतना लंबा चलता है। मैं बताती हूँ आपको, मतलब इसको हील होने में कम्प्लीटली इट टुक मी 5 months, यस 5 months, और उससे पहले भी बहुत कुछ और भी हुआ। सो अगस्त गया, सितंबर गया, दिस ऑल थिंग वेंट। हमने फुल टाइम कुक रखने का सोचा, बट देन हमने उसी टाइम कुछ टाइम पहले ही घर लिया था। सो फाइनेंशियली हम इतना वो नहीं हो रहा था हमको कि हम चलो फुल टाइम कोई वो रख लें, मेड रख लें। सो वी वर लाइक सम हाउ मैनेजिंग। सो अगस्त सितंबर गया, अक्टूबर आया। अब अक्टूबर के स्टार्टिंग में व्हाट हैपेंड इज, ये चीज़ अब इस तरीके से हील हुई थी कि पहले मुझे कपड़ा रखना पड़ रहा था, अब मुझे एक हल्का सा पैड रखो तो उतना ही लिक्विड निकलता था कि एक पैड रखो तो वो चल रहा था, ठीक हो रहा था। तो आई वाज लाइक कि चलो थोड़ा ठीक हो रहा है, ठीक होने के उस पर है। फिर उसी ब्रेस्ट में ऑन द अदर साइड आई कुड फील अनदर लम्प। सो मैं गई डॉक्टर के पास, बिकॉज आई वॉज लाइक बाय दिस टाइम आई वॉज लाइक सो स्कैर्ड, ये बोलते हुए भी कि मेरे को एक और लंप आया है। सो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि नहीं इट सीम्स टू बी अ स्मॉल लंप, ऐसा कुछ इशू लग नहीं रहा है, बट एक बार अल्ट्रासाउंड करवा लो सो दैट पता लग जाए। अल्ट्रासाउंड करवाया,
again it was a mastitis. So now I was having one mastitis का hole which was not healing, मतलब process चल रहा था, and now I was having another mastitis. And और फिर मतलब दिस वॉज लाइक वो फिर जब मैंने वो सुना ना कि एक और mastitis था, तो अब तक पहला बार जो केस हुआ था ना, तो तब तो आपको उतना पता नहीं था कि आप क्या फेस करने वाले हो आगे, बट जब सेकेंड वाला हुआ ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब यार अभी तो 2-3 महीने काटे इतनी तकलीफ से, अब जाके वो जो वूंड है वो थोड़ा हील होने लगा है, एंड नाउ आई हैव टू गो थ्रू दिस ऑल ओवर अगेन. जैसे होता है ना, आप कैसे भी चढ़ चढ़ के, एक पहाड़ है, गड्ढे में गिर के चढ़ के आप झाड़ियों से वो होके तकलीफ करके आप ऊपर पहुंच गए पहाड़ के, और ऊपर से आप स्लिप होके वापस नीचे आ गए, अब आपको पता है आपको वापस से वही जर्नी दोबारा लेनी है. सो वो मेरा सबसे लो फेज था. आई मीन दैट वाज दी, वो दिन अगर मैं बोलूँ तो दैट वाज दी वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ, जब मुझे लगा था कि ओके अब मुझे वापस से वही सब करना था. मतलब घर आके मैं इतना रोई. मैं सुभाष वाज देयर, सुभाष ने वही समझाया मुझे कि अब जो है वो है, वीक होके फ़ायदा नहीं है, बिकॉज अगर जाना है ऐसी चीज़ में थ्रू तो विल सी. तो सुभाष ने बोला कि लेट अस सी. तो हम उसी फिर डॉक्टर को हमने पूछा क्या करना चाहिए, तो शी सेड कि सर्जरी तो हम कर देते हैं, लेकिन इट्स बेटर कि आप जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो स्टॉप कर दो, तो विल गिव यू मेडिसिन जिससे ब्रेस्ट मिल्क है वो हम स्टॉप कर देंगे. आई वॉज नॉट ओके विद दैट, बिकॉज इतना पेन लिया था, और अनन्या का ना वेट गेन नहीं होता था. सो उसका वेट गेन का इशू रहा था. आई डोंट नो व्हाई. प्रॉपर फीड लेती थी, सब कुछ करती थी, तो मुझे था कि उसको उस चीज़ से, ब्रेस्ट फीड से तो नहीं हटाना है मुझे. थोड़ा टॉप फीड देती थी. टॉप फीड मतलब थोड़ा सा जो आपका वो आता है ना पाउडर मिल्क बच्चों के लिए, वो मैंने था कि ठीक है वो थोड़ा दे दूंगी मैं, बट आई विल नॉट स्टॉप ब्रेस्ट मिल्क बिकॉज I was having that breast milk, so I did not wanted her, to snatch that thing from her. तो मुझे था कि अगर कुछ और ऑप्शन है तो we'll go ahead with some other option. तो उसने बोला कि नहीं, बेटर यही होगा आपके लिए, बिकॉज जो ब्रेस्ट आप फीड कर रहे हो, आपका ब्रेस्ट का मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, सो योर बॉडी इज़ नॉट एबल टू हैंडल दैट. वो इकट्ठा हो रहा है और वो लंप बन रहा है और उसमें इन्फेक्शन हो रही है, तो जिस वजह से बार बार मास्टाइटिस हो रहा है. तो उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि सर्जरी करते हैं बट ब्रेस्ट फीड बंद कर दो. बट देन one of my friends, she suggested me to visit Dr. प्रतिभा. डॉक्टर प्रतिभा वो बैठती हैं दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में, और उनका आलिशा करके कुछ तो क्लिनिक है पॉड रोड पे. तो मैं वो पॉड रोड में उनके पास गई, तो उन्होंने चेक किया और उन्होंने इमीडिएटली मुझे बोला कि आप लैक्टेशन स्पेशलिस्ट हैं, एक डॉक्टर विशाखा. एंड आई थैंक गॉड कि मुझे वो डॉक्टर मिली, डॉक्टर प्रतिभा एंड डॉक्टर विशाखा. सो दे वर लाइक गॉड सेंट. होते हैं ना कि आप बोलते हो, कहते हैं ना भगवान के बाद डॉक्टर ही होता है. सो दे वर, वो थे मेरे लिए वो गॉड ही कह सकती हूँ मैं उनको. तो मैं इमिडिएटली गई वहाँ पे उनके पास. तो उन्होंने डॉक्टर विशाखा ने चेक किया, तो आई टोल्ड हर पूरा मेरा जो ये है, तो या शी सेड कि हाँ ठीक है, एवरीथिंग लुक्स फाइन. तो वो उस टाइम पे ना बाहर से कुछ रिसर्च वगैरह करके आई थी, आई गेस, जहाँ तक मुझे नॉलेज है. तो उन्होंने बोला कि ब्रेस्ट फीड रोकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. तो वो सुन के मुझे लगा कि चलो फाइनली देयर इज़ एन ऑप्शन. तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर विशाखा दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में, उन्होंने बोला कि ब्रेस्ट फीड रोकने की ज़रूरत नहीं है, विल सी व्हाट वी कैन डू सर्जरी को अवॉइड करने के लिए. पर वो जो प्रोसेस उन्होंने बोला ना, वो भी ऐसा था कि ओके. सो उसमें क्या था, उन्होंने बोला था हम 5 सिटिंग्स लेंगे, और 5 सिटिंग्स में क्या करेंगे, जो मास्टाइटिस है ना, तो इंजेक्शन डालेंगे आपके. मास्टाइटिस जो लंप है ब्रेस्ट के थ्रू होता हुआ इंजेक्शन डालेंगे, और वो जो मास्टाइटिस का लंप है उसमें से हम पस को खींच के निकालेंगे. खाली इंजेक्शन डालेंगे और पस को खींच के निकालेंगे. सो दैट वुड बी वेरी पेनफुल. मुझे पता था कि वो बहुत पेनफुल होगा. कोई इंजेक्शन आपके अंदर डाले उस ब्रेस्ट में जिसमें ऑलरेडी एक जगह से लीक हो रहा है पूरा, एक जगह पे आपको इतना पेन है. मास्टाइटिस का पेन इज़ वेरी पेनफुल. तो वहाँ से निकालेंगे, और ये हम 5 सिटिंग करेंगे. अगर नहीं हुआ 5 सिटिंग में वो ठीक, तो फिर हम सर्जरी ही हमारे पास ऑप्शन है. सो एवरी वीक आई यूज़ टू गो, एंड बाय दैट टाइम एटलीस्ट मेरा ये जो वूंड था ना, मैं डॉक्टर के पास हर रोज़ जाती थी ना वो चेंज करवाने के लिए, पहला वाला वूंड. तो डॉक्टर विशाखा ने बोला ये आप घर पे अब करो, बिकॉज अब आप इसको घर पे खुद क्लीन करके उस पर मोटा पट्टी बांध दो. तो मुझे अब वो एक चीज़ था कि मुझे रोज़ हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ रहा था. दिस वॉज अगस्त पूरा मंथ, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने बाद उन्होंने मुझे बोला कि आपको, मतलब 3 महीने कंटिन्यूसली मैं हॉस्पिटल ये
ड्रेसिंग करवाने जाती थी, उन्होंने बोला आप घर में ही करो, बीटाडीन सोल्यूशन लो, उससे क्लीन करो। उन्होंने मुझे प्रोसेस बताया। तो वो एक था कि मुझे चलो हॉस्पिटल रोज़ रोज़ ही जाना पड़ेगा, और हर हफ्ते अभी मुझे डॉक्टर के पास जाना था दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में, और वो एवरी वीक वंस वो उसमें से सिरिंज घुसाती थी एंड शी यूज्ड टू उसमें से पूरा पस निकालती थी। वो पस जितना वाइट हो उतना वो डेंजरस है। धीरे धीरे अगर वो रेडिश होना स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब आपका पस जा रहा है, नॉर्मल ब्लड आ रहा है। और हाँ, उन्होंने वो चीज़ क्या बोली, मुझे सबसे बड़ी गलती जो मैंने की थी वो था कि उन्होंने बोला जब आपको ब्रेस्ट मिल्क ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है ना, आप उसको क्या बोलते हैं सबकी एक्सप्रेस करो। ज़्यादा दूध है तो आप उसको एक्सप्रेस करके निकाल दो तो आपको रिलीफ होगा। ऐसा नहीं करना है, बिकॉज आपका ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, आप उसको प्रेस कर रहे हो तो बॉडी को लग रहा है कि डिमांड ज़्यादा है, तो बॉडी उसको सप्लाई करने के लिए और मिल्क प्रोड्यूस करता है। तो वो ना एक विशियस साइकिल हो जाता है कि आप एक्सप्रेस कर रहे हो, वो ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, वो कम नहीं होता। तो उन्होंने बोला अगर आपको बहुत ज़्यादा गॉश्ड ब्रेस्ट लग रहे हैं, लेट इट भी, अपने आप फ्लो होता है, अपने आप निकल जाता है जितना निकलना है। ब्रेस्ट से जितना बच्चा पीता है आप उसको एक्सप्रेस मत करो, हाथ से प्रेस करके मत करो। तो आई स्टॉप डूइंग दैट। तो फिर हर हफ्ते एक बार जाके शी यूज टू पुल दैट थिंग। आप उसको टेस्ट के लिए भेजते थे, एंटीबायोटिक चालू था मेरा, फिर उन्होंने चालू कर दिया था, टेस्ट के लिए भेजते थे। तो वो धीरे धीरे थोड़ा सा रेडिश हो रहा था। फाइनली आफ्टर 4 या 5 सिटिंग बाद उन्होंने बोला था और हम नहीं करेंगे। आई थिंक 4 हो गए थे। 5th में उन्होंने बोला था हम शायद और नहीं करेंगे, उसके बाद हम और ट्राई नहीं करेंगे, बिकॉज इसका मतलब दैट इज़ नॉट वर्किंग। सो मैं जब गई 5th सिटिंग के लिए तो उन्होंने निकाला, तो आई कुड सी हर फेस, शी वॉज नॉट दैट हैप्पी। उन्होंने बोला कि मानसी आई डोंट थिंक दिस इज़ वर्किंग नाउ, तो हमको शायद सर्जरी करना पड़ेगा। सो हमारा डेट डिसाइड हुआ 21 अक्टूबर के लिए सर्जरी करने के लिए। तो आई वाज लाइक ओके, अब तो सब कुछ एटलीस्ट आई ट्राइड, तो अब सर्जरी तो सर्जरी ठीक। सो देन आई टोल्ड माई ब्रदर जो पुणे में ही था। सो मी, माई हस्बैंड, अनन्या, खाली पेट सुबह जाना था। सर्जरी का डेट डिसाइड हो गया, रिजर्वेशन हो गया, सीट वगैरह बेड डिसाइड हो गया, टाइम डिसाइड हो गया। तो सुबह खाली पेट जाना होता है। तो सुबह 7 o'clock हम लोग निकले 21 अक्टूबर 2013। हम लोग खाली पेट वहाँ निकले। तो आई वॉज वेटिंग फॉर द डॉक्टर। सब जो इनिशियल टेस्ट होते हैं ना वो सब टेस्ट हो चुके थे मेरे। आई वॉज वेटिंग फॉर द डॉक्टर एंड आई वॉज लिटरली क्राइंग इस वजह से कि वो फेज़ बहुत, आई मीन कोई भी सर्जरी इज़ लाइक ओके, आई एम नॉट दैट वीक कि सर्जरी है तो मैं हैंडल नहीं कर सकती, बट ये जो चीज़ है ना, जो ओपन वूंड्स रखते हैं ना, जो अपने आप हील होने के लिए छोड़ते हैं ना, और वो जो पेनफुल होता है ना, वो मुझे वापस जाना था। आई वॉज लाइक कि ओके अब मुझे कोई और ऑप्शन नहीं बचा है, तो ये आई हैव टू गो थ्रू ऑल दिस। और मेरी छोटी सी बच्ची हॉस्पिटल के चक्कर काटे जा रही थी। माई हस्बैंड सुभाष थ्रू आउट दिस टाइम, कितना उसके लिए भी इट वॉज सो पेनफुल। I mean, इतना helpless, husband would feel at that time because he could not take your pain. He loves you so much. कुछ नहीं कर सकता वो। उसको देख के मुझे बड़ा बुरा फील होता था कि he is feeling so bad for me and it's all because of me. इतना डिप्रेसिंग था वो वाला टाइम मेरे लिए। तो वो जो 2-3 हफ्ते थे, they were like the most, I was in my most lowest phase. कुछ अच्छा नहीं दिखता था, जैसे कहते हैं जिसको डिप्रेशन काइंड ऑफ होता है, वो I could feel at that time how it feels when you see your loved ones, जब आपको ये फील होता है कि आपकी वजह से एवरीबडी इज़ सो टाइड अप। ऐसा होता नहीं है, आपकी फैमिली इज़ देयर, दे आर देयर टू सपोर्ट। वो आपके लिए बुरा फील करते हैं, लेकिन वो सब दिमाग में नहीं चलता है। आपको लगता है आपकी वजह से ऑल दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ यू, व्हाई इज़ दिस हैपनिंग। तो आप इतना नेगेटिव हो जाते हो चीज़ों को लेके। एंड आई वॉज सिटिंग देयर वेटिंग फॉर माई चांस फॉर द ऑपरेशन एंड आई वॉज लिटरली क्राइंग, आई हैड टीयर्स इन माई आईज एंड आई वाज लाइक कि क्या मतलब अभी वापस से वही सब। मेरे भाई की शादी होने वाली थी जनवरी में, तो वाज लाइक कि ओके शायद मैं उसको एंजॉय भी नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज मुझे वो पूरा कपड़ा लेके अपने यहाँ पे लगा के ऑल द पैड वैड करके ड्रेसिंग करके मुझे घूमते रहना होगा। सो और अनन्या, आई मीन दैट छोटी सी बच्ची, उसको हॉस्पिटल में फिर से तो पहले ऑपरेशन में भी जब हुआ था, अनन्या सुभाष वर देयर विथ मी इन दी हॉस्पिटल। कहाँ रहती है घर में रह के भी क्या करते हैं। सो इस टाइम भी वो छोटी सी बच्ची हॉस्पिटल ही घूम रही है सिर्फ ऑल दैट थिंग। सो आई वॉज लाइक लिटरली इतनी चीज़ें जा रही थी मेरे दिमाग से। एक्सक्यूज मी, सॉरी। फिर फाइनली आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, शायद जो कहते हैं ना दिल से भगवान को शायद बुलाया होगा उस टाइम पे कि भगवान प्लीज़ हेल्प करो, ऐसा आई मीन प्लीज़ डोंट डू दिस, आई कांट टेक दिस एनी मोर। सो फिर आई डोंट नो क्या हुआ। डॉक्टर प्रतिभा जो एक्चुअल गायनोकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने मुझे
यहाँ रेफर किया था, वो राउंड पे आई हुई थी, तो उन्होंने मुझे बोला मानसी लेट मी जस्ट चेक यू वंस एंड देन विल सी कैसा है। तो उन्होंने मुझे चेक किया, फिर डॉक्टर प्रतिभा ने फिर बुलाया डॉक्टर विशाखा को वापस, दोनों ने मिलकर वापस से चेक किया एंड दे वर लाइक कि आई थिंक देयर इज इम्प्रूवमेंट और शायद आपको सर्जरी ना करना पड़े। सो वो वर्ड सुन के आई वॉज लाइक कि ओके इज दिस फॉर रियल, आई मीन डोंट गिव मी फॉल्स होप बिकॉज नाउ आई एम रेडी। अभी मैं वापस जाके घर जाके वापस नहीं आ सकती फॉर कि दोबारा अगर सर्जरी का बोलोगे। और उन्होंने कहा कि नहीं मानसी वी विल नॉट गो फॉर सर्जरी बिकॉज सर्जरी करोगे तो इट इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर ब्रेस्ट का जो पूरा टाइम है, फीडिंग आप नहीं कर पाओगे और वो पूरा टाइम जाएगा 3-4 months। सो वुड यू लाइक टू गो हेड विद दैट। तो मुझे था कि यार करके ख़त्म करो बिकॉज आई कैन गो थ्रू दिस ऑल अगेन कि हाँ ठीक है फिर वापस आओ कि नहीं ठीक नहीं है। शी सेड कि नहीं विल वेट। मतलब कोई डॉक्टर आज के डेट में ऐसा नहीं बोलता है, सर्जन रेडी है, वेट कर रहा है, कॉल आ रहे हैं कि भाई पेशेंट कहाँ है, और यहाँ पे डॉक्टर बोली कि नहीं हम सर्जरी नहीं करेंगे बिकॉज आई थिंक दिस इज़ वर्किंग। सो आई एम रियली थैंकफुल। अगर आप पुणे में हो, यू आर लुकिंग फॉर अ गुड गायनोकोलॉजिस्ट, लैक्टेशन स्पेशलिस्ट, डॉक्टर विशाखा एंड डॉक्टर प्रतिभा, दे आर देयर इन डॉक्टर दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल, प्लीज़ विजिट देम। तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन नहीं करेंगे, तो उन्होंने बोला विल सी, जो होगा विल सी, बट आई थिंक दिस इज़ इम्प्रूविंग और ये ठीक हो जाएगा धीरे धीरे बिकॉज देयर इज जो हार्डनेस था ना उस एरिया में वो सॉफ्ट हो गया था। सो हम घर के लिए निकले, बट मेरे माइंड में वही था कि मतलब मैं अपने आप को खुश होने से रोक रही थी बिकॉज मुझे था कि खुश होके क्या फ़ायदा अगर 2 दिन बाद वापस पता चला कि नहीं अगेन आई हैव टू कम बैक और वो ऑपरेशन होगा। बट देन फाइनली ऐसा नहीं हुआ, वो ठीक हो गया धीरे धीरे एंड आई एम सो थैंकफुल एंड सो ब्लेस्ड कि मुझे सही टाइम पे वो डॉक्टर्स मिले एंड वो एक मोमेंट आई थिंक भगवान ने मेरी सुनी और समहाउ एक मिरेकल ही कह सकती हूँ ऐसा हुआ कि मेरा सर्जरी नहीं हुआ। किसी और हॉस्पिटल में जाती, डॉक्टर सब रेडी थे, उनको क्या पैसे कमाने से मतलब है, कर लेते सर्जरी और फिर मेरा 4-5 महीना वापस उसको हील करने में चला जाता। फाइनली एंटीबायोटिक वापस से डॉक्टर ने दिया, दवाई मेडिसिन थोड़ी चेंज करी और वो जो दूसरा वाला नया वाला था वो ठीक हो गया। यस, और जो पहला वाला था उसकी अभी तक पट्टी चल रही थी, मतलब घर पे एटलीस्ट आई वाज डूइंग इट माई सेल्फ। तो इनिशियली क्या होता है ना, सिरिंज पूरा अंदर जा रहा था जो होल था पहला वाला, अब धीरे धीरे सिर्फ इतना सा ही जा रहा था, इसका मतलब अंदर वो उतना भर चुका था अपने आप। सो फाइनली जनवरी में मेरे भाई की शादी थी उस टाइम पे, सो अगस्त से लेके जनवरी में जाके मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि उसको ओपन छोड़ा, उस पर ड्रेसिंग नहीं किया, कुछ टेप वेप नहीं लगाया। मैंने आप टेप नहीं लगाओ या फिर कॉटन नहीं लगाओ ना तो लिक्विड निकलता था, कपड़े गीले होते थे। तो वो फर्स्ट टाइम था जब मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, कपड़े गीले नहीं हो रहे थे। सो सब फाइनली कहते हैं ना कि मेरे भाई की शादी थी, सो इट वॉज कहते हैं ना हैप्पी टाइम वहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा। सो आफ्टर दैट टाइम आई स्टार्टेड एन्जॉइंग एवरीथिंग जो भी था अनन्या की छोटे से पहले भी ऑफकोर्स वी वर एंजॉइंग विद अनन्या सब कुछ, लेकिन सब कुछ फिजिकली इतना पेनफुल था। सो येस वो था जो ये पूरा मास्टाइटिस वाला फेज था। दिस वॉज द मोस्ट डिप्रेसिंग एंड मोस्ट पेनफुल टाइम ऑफ माई लाइफ एंड इसी वजह से मैं ये वीडियो नहीं करना चाह रही थी बिकॉज माई वीडियोज़ जो होते हैं, मेरे जो वीडियोज़ होते हैं आपको हंसाने के लिए, गिव यू अ लाइट टाइम, बट देन ये बहुत रोतुड़ू वाला वीडियो होता, आई वॉज श्योर। सो इसलिए मैं वीडियो नहीं कर रही थी, बट इट्स गुड दैट आई डिड दिस वीडियो बिकॉज शायद क्योंकि मेरे को लगता था मुझे सब कुछ पता है प्रेगनेंसी के बारे में, मैं सिर्फ हेल्दी खाना खाती थी, आई वॉज सो पर्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग। मैं सिर्फ हेल्दी, मैंने बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाया थ्रू आउट माई 9 to 10 month ऑफ प्रेगनेंसी। शायद एक बार मैंने बाहर पिज्ज़ा खाया होगा, इट वॉज माई ब्रदर्स बर्थडे और समथिंग। एक बार सबवे से खाया हो, नहीं नॉट सबवे, एक बार नूडल्स खाया था मैंने और स्पेशली बनवाया था मैंने कि उसमें वो ऊपर से वो MSG मत डालना करके। 2 बार मैंने बाहर से खाया था। तो आई डिड एवरीथिंग, पूरा रिसर्च किया था, बट ये वाला पार्ट मुझसे छूट गया था। तो आई थॉट लेट मी शेयर दिस विथ यू सो दैट आप भी मेरी तरह इग्नोर ना करो चीज़ों को, स्टार्टिंग में ही पता चले और गो टू द बेस्ट डॉक्टर। एक डॉक्टर से सलाह लेके प्लीज़ गो टू अस फॉर अ सेकेंड ओपिनियन। अपने फ्रेंड्स जिनके बच्चे उनसे आस्क फॉर अ गुड डॉक्टर्स रेफरेंस। सो येस, ये था मेरा प्रेगनेंसी स्टोरी। फाइनली आई डिड इट एंड आप में से अगर कोई मदर हो, वुड बी मदर हो और कोई प्लान कर रहे हो, सो बस यही सजेशन रहेगा मेरा कि बच्चा होता है ना तो आपको बहुत सारे सजेशंस आते हैं, पोस्ट प्रेगनेंसी बहुत सजेशंस आते हैं,
बहुत कुछ लोग बोलते हैं आपको ये करो, वो मत करो, ऐसा करो, वैसा करो। प्लीज़ सबकी सुनो, करो अपनी, बिकॉज आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक इंस्टिंक्ट रहता है, पेरेंट्स इंस्टिंक्ट, वो रहता है, आपको पता होता है। सो प्लीज़ लिसन टू एवरीबडी, बट अपना ही करो। सेकेंड चीज़ जो आती है ना, जब आप पेरेंट बनते हो, इनिशियल में माइलस्टोन्स को लेके कंपटीशन हो जाता है पेरेंट्स में, उस या फिर आपके आसपास के लोग आपको बोलते हैं, अच्छा तुम्हारा बच्चा अभी तक चल नहीं रहा है, तुम्हारा बच्चा अभी तक खा नहीं रहा है, तुम्हारा बच्चा अभी तक पॉटी ट्रेन नहीं हुआ है, तुम्हारे बच्चे ने अभी तक क्रॉल करना स्टार्ट नहीं करा है, बैठना स्टार्ट नहीं करा है। अरे बहुत चीज़ें आती हैं, डोंट वरी। 2 महीने बाद आप किसी के बच्चे ने 2 महीने पहले अगर चलना सीख लिया, आपका बच्चा 3-4 महीने बाद सीख रहा है, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। प्लीज़ डोंट बॉदर, एन्जॉय देयर चाइल्डहुड। जब तक वो जो करें जस्ट एन्जॉय। माइलस्टोन्स अचीव होते रहते हैं, सब बच्चे का अपना पेस होता है और सब नॉर्मल होता है। डाउन द लाइन 5-6 साल बाद कोई किसी बच्चे को नहीं पूछता कि अच्छा आपका बच्चा क्या 10 महीने में चलने लग गया था, मेरा बच्चा 5 महीने में चलने लग गया था, सो ऐसा कुछ नहीं होता है। डोंट बॉदर अबाउट माइलस्टोन्स। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ट्राई टू बी हैप्पी। अगर आप खुश रहते हो तो आपका पूरा फैमिली खुश रहता है, आपके बच्चे खुश रहते हैं। सो काफ़ी माएँ होती हैं, मदर्स होती हैं जिनको अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। लाइक मी, मुझे अनन्या के साथ आई यूज टू सिट विथ हर, उसको पढ़ाना मतलब उसके साथ न्यू चीज़ उसको सिखाना, उसको साथ टाइम स्पेंड करना। आई यूज टू फील वेरी नाइस। आई फील अभी भी मुझे, आई एम दैट काइंड ऑफ अ मदर। कुछ मदर्स होती हैं जिनको पूरे टाइम बच्चों के साथ अच्छा नहीं लगता है, तो इट्स ओके, आप जाओ फ्रेंड्स के साथ घूम के आओ। इन द मीन वाइल लेट योर हस्बैंड और योर फैमिली मेम्बर अगर है टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड। अगर आपको उसमें खुशी मिलती है तो स्टे हैप्पी इन दैट। इस केस में क्या होता है, अगर आप घर पे बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो दे विल बी लाइक आप बिल्कुल यू आर टू मच इनटू द चाइल्ड, आपका तो खुद का कुछ लाइफ ही नहीं है। यू गेट टू हियर दैट। इफ़ यू आर गोइंग आउट तो फिर लोग बोलते हैं आप बड़ा बाहर घूम रहे हो बच्चों को अकेला छोड़ के। सो लोग आर गोइंग टू से anything and everything. Please do what pleases you, what makes you happy, because a happy mother is very important than a sad mother. So yeah, ये था मेरा pregnancy story and I know this video has become very long, so ये मैंने आपको पहले ही बोला था। तो चलो आज का वीडियो then I will just यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इससे पहले कि कुछ और बोलूँ और वीडियो लंबा हो जाए और मुझे कुछ और याद आए, so let me just end this video here. और yes, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो do think about subscribing to my channel and do like my video अगर आपको पसंद आया है तो, and do follow me on Instagram. तो मैं मिलती हूँ दोबारा आपको, और मैं व्लॉग्स वाले वीडियोज़ लेके आती हूँ, काफ़ी सारे वीडियोज़ लेके आती हूँ। नए हो तो एक बार मेरे चैनल को ज़रूर देखना। तो चलिए मैं मिलती हूँ दोबारा आपको नए वीडियो या व्लॉग के साथ। तब तक आप सब स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।